जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग संगम डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं संगम डायनेस्टी। देखिए, संगम डायनेस्टी अगर जब पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है इसमें 3 डायनेस्टी आती है। चोल, चेर, पांड्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और संगम डायनेस्टी में तमिल लिटरेचर को कंपाइल किया गया था, ठीक है। इस कारण से उसे संगम लिटरेचर भी या संगम पीरियड भी कहते हैं। शुरू करते हैं डायनेस्टीज ऑफ संगम में। दिस पीरियड रफली बिटवीन 3rd सेंचुरी बीसी टू 3rd सेंचुरी एडी साउथ इंडिया में आपको कहां से कहां देखिएगा, कृष्णा और तुंगभद्रा। यहां पे थोड़ा आपको क्लियर नहीं होगा, लेकिन मैं थोड़ा पॉइंट आउट कर रहा हूं, गौर कीजिएगा। ये कृष्णा रिवर है और ये तुंगभद्रा रिवर है। मतलब ये तुंगभद्रा कृष्णा रिवर को के आसपास का ये पूरा एरिया जो है ये आपका चोल, चेर, पांड्य का है। यहां पर आपको फले फूले आपका संगम है ना, वो आपको संगम केरला और तमिलनाडु में आपको देखने को मिलते हैं। It has been named after the Sangam academies held during that period that flourished under the royal patronage of the Pandya kings of Madurai। यानी पांड्य राजाओं के अधीन उनके रहते में जो संगम एकेडमीज, यानी वहां जो संगम पोएट्स, डिफरेंट लिटरेचर्स को लिखने वाले तमिल, वो सारे इकट्ठा होकर के जो तमिल पोएट्स को लिखते हैं, तमिल लिटरेचर को जो कंपाइल करते हैं पांड्य राजा के, मदुरई के पांड्य राजाओं के अधीन में, इस कारण से उन्हें संगम कहा जाता है। एक शब्द है जो उनके लिए संगम का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखते हैं। संगम एमिनेंट स्कॉलर असेंबल्ड एंड फंक्शनड एज द बोर्ड ऑफ सेंसर्स एंड चॉइसेस्ट लिटरेचर वाज रेंडर्ड एंड नेचर ऑफ एंथोलॉजीज। यानी तमिल लिटरेचर को यहाँ पे लिखा गया था। These literary works were the earliest specimen of Dravidian literature। Dravidian literature का मतलब होता है साउथ इंडिया में जिस तरह के लोग देखने को आपको मिलते हैं वो द्राविडियंस हैं। नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम आर्यंस हैं। दोनों के कलर में, स्किन कलर में से लेकर के काफी चीजों में अंतर आता है। तो द्राविडियन भाषा जैसे तमिल, तेलुगु, ये सारे इन लोकल लैंग्वेज में इसको लिखा गया था। तमिल लेजेंड्स के अनुसार 3 संगम को बुलाया गया, 3 बार मीटिंग्स को बुलाया गया जिसमें तमिल लिटरेचर को लिखा गया था साउथ इंडिया में। इन्हें हम लोकली मुचाचनगम कहते हैं। फर्स्ट संगम जो मदुरई में बुलाया गया, आपको मदुरई देख सकते हैं भारत के नक्शे में, मदुरई कहाँ है, मदुरई में बुलाया गया। तो उसमें कहा जाता है कि खुद भगवान और जो तपस्वी लोग शामिल हुए। लेकिन नो लिटरेरी वर्क ऑफ दिस संगम एज अब अवेलेबल नहीं है। इस समय का हमें बहुत कुछ नहीं पता है कि तमिल में जो लिखा गया इस फर्स्ट संगम में कुछ अब मौजूद नहीं है लिटरेरी वर्क। दूसरा संगम में कहा बुलाया गया, कपाडपुरम। कपडपुरम ये रहा कपडपुरम, ध्यान दीजिएगा मदुरई के बगल में है। यहाँ पर तोलकापियम ही बस एक बचा है लिटरेरी वर्क, उसके अलावा नहीं। तीसरा संगम जो बुलाया गया, जो तमिल लिटरेचर वर्क को लिखने वाले बुलाया गया, फिर से मदुरई में ही बुलाया गया, ठीक है। फिर a few of these Tamil literary works have survived and are useful source of reconstruct the history of the संगम पीरियड। इस समय के कुछ बचे हुए हैं अभी भी तमिल टेक्स्ट जिसके आधार पर हम हिस्ट्री को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए और भी है, संगम लिटरेचर को समझते हैं। देखो जी, ये सारे संगम लिटरेचर हैं जो आप बारी बारी से देख रहे हैं। ये एक बार आप पढ़ सकते हैं, इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, सब इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता रहा हूं। तोलकापियम जो लिखा गया था तोलकापियर के द्वारा, ये अर्लीस्ट तमिल लिटरेरी वर्क है, सबसे अर्लीस्ट है जिसके बारे में हमको जानकारी है हम लोग को। इसकी वजह ये एक तमिल ग्रामर है तोलकापियम, है ना, और हमें उस समय के पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताता है। संगम के उस समय के जो राजाओं का समय को बताता है उस समय का। सबसे इंपॉर्टेंट है तिरुवल्लुवर वाज द ऑथर ऑफ द बुक तिरुकुरल। ध्यान रखिएगा, तिरुकुरल जो बुक है या उसको कुरल भी बोला जाता है, इसे बोला जाता है 5th वेदा। ध्यान रखिएगा, 5th वेदा भी बोलते हैं या बाइबल ऑफ तमिललैंड भी बोलते हैं। इसके अलावा भी जितने हैं वो महत्वपूर्ण उतने नहीं है, पढ़ सकते हैं। हालांकि और भी जगह से हमें पता चलता है संगम पीरियड के बारे में, जैसे ग्रीक ऑथर्स हैं, इनका फोटो देखिए, ये है मेगास्थनीज, इनको देखिए, स्ट्रैबो, इन्हें देखिए, प्लिनी द एल्डर, इनको देखिए, टॉलमी, ये सारे जितने भी ग्रीक्स हैं, इनके भी जो भी लिटरेचर्स थे, इनके भी जितने भी राइटिंग्स थे, जो भी लिखा गया था उसमें भी संगम के बारे में जिक्र है। वेस्ट और साउथ इंडिया के बारे में भी बातचीत है। रॉक इंस्क्रिप्शंस इस तरह से पत्थरों पर खोद खोद करके लिखे गए हैं, तो रॉक इंस्क्रिप्शंस पे भी बात है आपको। चेर, चोल, पांड्य, साउथ ऑफ मौर्यन एम्पायर के बारे में बात है। सेकेंड रॉक इंस्क्रिप्शन
संभवतः एक बार चेक कर लीजिएगा, सेकंड रॉक इंस्क्रिप्शन मेजर रॉक एडिक्ट पे लिखा हुआ है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवे कलिंग ओडिशा, देखिए ये उसका हिस्सा है ना, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है। तो इसमें आपको जो ये खुदे हुए हैं इस पर आपको तमिल किंगडम्स के बारे में लिखा हुआ है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। इसके बाद भी ये देखिए बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है, एंट्रेंस ऑफ हाथी गुम्फा, ये एंट्रेंस का है, उदयगिरी हिल में मौजूद है, ये भी एक अलग फैक्ट है, भुवनेश्वर में उड़ीसा में मौजूद है। ठीक है, फिर आइए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ संगम पीरियड शुरू करते हैं। संगम पीरियड का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, जो उसमें किस तरह से राजे डायनेस्टीज हुआ करती थी, तीन थे, चेरा, चोला, पांड्याज हैं। ठीक है, शुरू करते हैं चेरा से। आप देखें ये तीनों किंगडम के अपने अपने सिंबल्स देख रहे हैं, शेर है, इनका बाऊ है, इनका फिश है, और आप देख रहे होंगे इस तरह से यह इस रीजन में रहते थे। चेरास के कंट्रोल में था सेंट्रल और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ केरला, ध्यान रखिएगा केरला का उस रीजन को कोंगू रीजन, तमिलनाडु का कोंगू रीजन भी, यानी ठीक है ये केरला वाला पार्ट है, इसी को कोंगू, यहाँ पे देखिए बहुत छोटे में लिखा हुआ कोंगू, ध्यान रखिएगा ये एक रीजन है जो इनके कंट्रोल में था। वंजी वाज देयर कैपिटल, वंजी इनका कैपिटल था, इसी चेरा में है। और एंड द पोर्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट, इस जगह पे जो भी कोस्ट वगैरह होते थे वो भी चेरा डायनेस्टी के अंडर में था। उसमें कौन कौन से, मुसिरी एंड तोंडी, ध्यान से देखिएगा ये रहा मुशीरी और तोंडी जो है आपको, ये रहा तोंडी, यानी मुशीरी तोंडी, ये आपको चेरा डायनेस्टी के अंडर में आ गया है ना। चलिए, ताम्रपानी श्रीलंका को पहले बोला जाता था। देखिए चेरा डायनेस्टी के सिक्कों का देखिए बाऊ और एरो बना हुआ है, ये हमें मिला है, उनके सिक्कों पर मिला हुआ है। फिर आइए पुगलार इंस्क्रिप्शन फर्स्ट सेंचुरी, ये चेरा रूलर्स के जनरेशन 3 जनरेशन के बारे में हमें ये रॉक केव इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। फिर ये चेरा का इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ये रोमन्स के साथ ट्रेड करते थे, इनका ट्रेड बहुत अच्छा था। इन्होंने अपने यहाँ मुजरिस में, वहां पे टेम्पल ऑफ अगस्टस राजा हुआ करते थे उस समय के, तो आपको रोम या ग्रीस में थे, तो वहां टेम्पल ऑफ अगस्टस बनाया गया था। यहाँ भारत में चेरा अपने ही क्षेत्रफल में बनवाए थे, अपने ही क्षेत्र में ये टेम्पल बनवाया था उनको डेडिकेट करते हुए। ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ चेरा वाज सेन गुट्वन, उन्हें रेड चेरा या गुड चेरा भी कहते हैं, 2nd सेंचुरी एडी में आए। इनके मिलिट्री अचीवमेंट्स अच्छा खासा है, क्रॉनिकल इन एपिक शिला पट्टिकरम इसमें है। ठीक है, इन्होंने अपना एक एम्बेसी, एक दूत भेजा था चाइना, साउथ इंडिया से। चलिए आगे चलते हैं, चोलास के बारे में पढ़ते हैं। देखिए चोलास यहां मौजूद है, आप देख पा रहे होंगे। चोलास का कंट्रोल कहां था, सेंट्रल एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, आज का तमिलनाडु का ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे होंगे। देयर कोर एरिया ऑफ रूल वाज कावेरी डेल्टा, लेटर नोन एज चोल मंडलम, ये कावेरी डेल्टा सब इसी तरफ है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो इसको चोल मंडलम भी कहते हैं, जहां चोल राज करते थे, कावेरी डेल्टा के आसपास होता था। कैपिटल कहां है, उरैयूर, ये रहा उरैयूर, आप देखिएगा कैपिटल इनका उरैयूर है, नियर तिरुचिरापल्ली। पुहार और कावेरीपट्टनम वाज द अल्टरनेटिव रॉयल रेसिडेंस ऑफ चीफ पोर्ट टाउन, पुहार एक पोर्ट है, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। टाइगर वाज देयर एम्बलम, हम लोग ने शुरुआत में देखा है कि चोलास का टाइगर उनका एम्बलम हुआ करता था। उन्होंने एफिशिएंट आर्मी रखा था। किंग करिकाला वाज द फेमस किंग ऑफ द संगम चोला, करिकाल काफी फेमस रूलर थे जिनके पास अच्छी खासी मिलिट्री थी, मिलिट्री अचीवमेंट भी उनके थे अच्छे खासे। उसके अलावा मेनी संगम पोएम mention the battle of Venni where defeated the confederacy of Chera, Pandyas and 11 more minor chieftains यानी लोकल छोटे छोटे राजा जो कि नेता लोग टाइप के होते हैं, छोटे राजा बस समझ लीजिए। बैटल ऑफ पेन्नी से पता चलता है कि डिफीटेड द कॉन्फेडरेसी, मतलब कॉन्फेडरेसी हारा, समझौता, यानी जो इनका एक अलायंस सेकंड का चेरा, पांड्यास और छोटे छोटे जो राजा थे वो हारे थे। इनके बारे में भी संगम पोएम से हमें पता चलता है। ट्रेड और कॉमर्स, इस समय व्यवसाय भी बड़ा अच्छा था। फाउंडेड द पोर्ट सिटी ऑफ पुहार, पुहार एक पोर्ट सिटी है जो बनाया गया चोल डायनेस्टी के तहत, और साथ में कावेरी रिवर का 160 किलोमीटर का नदी का किनारा को पक्का कराया गया, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब देखते हैं पुहार कहाँ है, ये रहा पुहार जो पोर्ट सिटी है, ये रहा उरैयूर कैपिटल है, ये कावेरी डेल्टा पूरा बना हुआ है, ये क्षेत्र आपका आज दिखता है। ठीक है,
अच्छा, इट वॉज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पांड्य किंगडम, पांड्य किंगडम के नॉर्थ ईस्ट में है, देखिएगा, बिटवीन पेन्नार और वेल्लार रिवर, पांड्य किंगडम के ठीक ऊपर आपको पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पेन्नार और वेल्लार रिवर, दो रिवर बहती हैं, उन दोनों के बीच में है, ध्यान रखिएगा, पेल्लार और वेन्नार दोनों के बीच में ये किंगडम आपको रहता है। किंगडम वाज एक्सटेंडेड टू मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट, आज के तंजौर और तिरुचिरापल्ली में इस किंगडम का एक्सटेंशन देखते हैं। उरायचूर इनलैंड और कावेरीपट्टनम पोर्ट दोनों है, तो ये है, ये भी आपको नदी पे बना हुआ है, पुहार बाहर है का, है ना, वो आपको मतलब ट्रेड के लिए आपको नदियों का रास्ता या समुद्र का रास्ता जरूरी भी था ताकि ट्रेड हो सके। फेमस फॉर कॉटन ट्रेडिंग सॉरी, कॉटन ट्रेडिंग के लिए काफी मशहूर था, आपको इस समय खूब होता था यहाँ से। एलारा एक यहाँ के महान राजा हुए चोल के, जिन्होंने श्रीलंका तक को हराया, है ना। कारिकाला ने अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोग की बात हुई है, उनका 4 लेग जला हुआ पैर था, किसी दुर्घटनावश उनका पैर जल चुका था, लेकिन तो भी वो महान राजा ही थे। पुहार को कंस्ट्रक्ट कराने का, पुहार जो ये पोर्ट सिटी है उसको कंस्ट्रक्ट कराने का, और साथ में कावेरी रिवर का 160 किलोमीटर का जो किनारा था उसको करिकाला ने पूरा करवाया। इन चोला डायनेस्टी के पास बड़ा ही एफिशिएंट नेवी यानी नेवल फोर्सेस थी। तीसरे डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं आपको, पांड्य किंगडम्स के बारे में। ये रहा इनका सिंबल, देख लीजिए, फिश है। ये मदुरई से रूल करते थे, रूल फ्रॉम मदुरई। कोरकाई वाज देयर मेन पोर्ट लोकेटेड नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ताम्रपानी विद द बे ऑफ बंगाल। देखिएगा, कोरकाई जो है पांड्य किंगडम का, और कोरकाई कहाँ है, ध्यान से देखिए, ये रहा कोरकाई, आप देख पा रहे होंगे, ये रहा कोरकाई जो पोर्ट है वो यहाँ मौजूद है, ठीक है, पांड्य किंगडम के तहत। ये आपको बे ऑफ बंगाल में है, ये महत्वपूर्ण पोर्ट था आपको पांड्य डायनेस्टी का। इसके बाद देखिए, इनका एम्बलम है फिश, पेट्रोनाइज किया तमिल संगम को, ठीक है, और संगम पोएम्स को बनने के लिए मदद किया कंपाइल होने में। रेगुलर आर्मी रखते थे पांड्य के। फिर ट्रेड वाज प्रॉस्पेरस, पर्ल्स का काफी यहाँ व्यवसाय होता था, मोतियों का। सती, कास्ट, आइडल वर्शिप, ये सब काफी कॉमन थे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। ब्राह्मण प्रीस्ट यहाँ पेट्रोनाइज यानी राजा के अधीन रखे जाते थे, पैसा उनको साम्राज्य की तरफ से मिलता था, किंगडम की तरफ से। वैदिक रिलीजन को माना जाता था। देयर पावर डिक्लाइन, क्यों, क्योंकि एक ट्राइब था कलभरास, इन्होंने हमला लगातार करते रहे, इस कारण से पांड्य किंगडम की ताकत कम होते चली गई। संगम में दिस डायनेस्टी लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस मोर देन ए सेंचुरी ओनली टू राइज वंस अगेन एट द एंड ऑफ, बहुत कम ऐसा फिर समय आया जब ये वापस उठ सके, नहीं तो कलभरास के हमले के बाद ये कमजोर होते चले गए। इनके बारे में फेमस फॉर पर्ल, ये पांड्य किंगडम, ये हमें कहां से पता चलता है, मेगास्थनीज के लिखे हुए कार्यों से पता चलता है कि ये मोतियों के लिए मशहूर हैं। टेरिटरी एक्सटेंडेड टू मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ तिरुनेलवेली, रामनाड और मदुरई, इससे मिला करके बना हुआ है। मदुरई बैंक ऑफ रिवर वैगई है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। ट्रेड रिलेशन था रोमन एम्पायर के साथ, और इन्होंने अगस्टस और ट्रोजन को भी भेजा था अपना राजदूत, ये थे। संगम पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। हेरिडेटरी मोनार्की है, यानी राजतंत्र मौजूद था, यही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। ईच ऑफ द डायनेस्टी संगम एज हैज ए रॉयल एम्बलम, आप देखें, टाइगर का, चोलास, फिश पांड्यास का और बाउ चेरास का। किंग को एसेस करने वाले अलग अलग ऑफिशियल्स होते थे जो काउंसिल्स में कैटेगराइज थे, काउंसिल्स में 5 काउंसिल में बटे हुए थे। मिनिस्टर, अमाइचार, प्रिस्ट होते थे। इनवॉइस जो 5 है वो यही है, मिलिट्री कमांड, सेनापति एंड स्पाइस ओरार बोलते थे। एडमिनिस्ट्रेशन वाज एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज, सब चीज बढ़िया से ऑर्गेनाइज किया हुआ था। एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को, रेगुलर आर्मी को रखा जाता था विथ ईच रूलर वाज एसोसिएटेड, रेगुलर आर्मी को उसके रूलर के साथ में ही रखा जाता था, यानी अच्छी खासी इनकी तैयारी थी सेना को लेके। चीफ सोर्स ऑफ स्टेट इनकम क्या था, कस्टम ड्यूटी, बाहर से लाने ले जाने पर अच्छा खासा पैसा लगता था फॉरेन ट्रेड से। मेजर सोर्स ऑफ फुलफिलिंग द रॉयल ट्रेजरी को कैसे भरा जाता था, युद्ध से जीते गए बूटी को, यानी पैसे को। रोड और हाईवेज को मेंटेन करके रखा जाता था ताकि कोई भी रॉबरी या स्मगलिंग नहीं हो। संगम सोसाइटी क्या था, 5 फोल्ड डिवीजन ऑफ लैंड, 5 फोल्ड डिवीजन ऑफ लैंड्स था। तोल्कापियम रेफर्स टू, तोल्कापियम एक किताब है, उसके अनुसार 5 फोल्ड डिवीजन ऑफ लैंड्स था। इस तरह का हिली ट्रैक्ट्स, कुरिंजी, मुलई, पेस्टोरल, मुरुडाम,
एग्रीकल्चरल लैंड, नेडाल, कोस्टल लैंड, पलाई, डेजर्ट, यानी ये 5 तरह के जमीन के बारे में बात हुई है। तुल्कापियम ऑल्सो रेफर्स 4 कास्ट, नेमली अरासर्स कास्ट के बारे में कि लोगों कम्युनिटी क्या था। अंतनार 5 तरह के, ये भी बताया गया है, देख लीजिएगा एक बार। एंशिएंट प्रिमिटिव ट्राइब, ये भी बताया गया है तुल्कापियम के अनुसार, तो ये आपको बताया गया है संगम के समय में ये था। पोजीशन ऑफ वुमेन बढ़िया थी, वुमेन्स की स्थिति बहुत अच्छा था। इंटेलेक्चुअल्स भी थी, वुमेन का काफी रिस्पेक्ट था, इंटेलेक्चुअल परसूट में इनको स्वागत भी किया जाता था। वुमेन पोएट्स भी थी, आप नाम पढ़ सकते हैं, अभयार, नचिल यार, है ना, ककड़ पडिनियार, उन्होंने तमिल लिटरेचर में कंट्रीब्यूट किया है। वुमेन्स को पूरा इजाजत था कि वो खुद अपना लाइफ पार्टनर चुन सकती हैं, लेकिन जब विडो हो जाती तो उनका स्थिति बहुत बुरा होता। सती प्रथा इस समय जारी था। रिलीजन, संगम में सबसे बड़े देवता जो थे मुरुगन, वो उनको तमिल गॉड की तरह वो मुरुगन को मानते थे। फिर उनके कई फेस्टिवल हैं जो गॉड मुरुगन को रिलेटेड हैं। फिर बाद में चल करके विष्णु को मयान, इंद्र भगवान को वेंदान, वरुणन और कुरुवाई, तो इस तरह से और भी देवताओं को मानना शुरू किया। इनिशियली मुरुगन थे। इकोनॉमी एड ऑफ द संगम एज, चीफ ऑक्यूपेशन क्या है, राइस वाज द कॉमन क्रॉप है। हैंडीक्राफ्ट है, फिर आपका कारपेंट्री है, शिप बिल्डिंग है, मेकिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स है, ये सब मेजर काम थे। ग्रेट डिमांड और इन द इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड, दैट वाज इट्स पीक ड्यूरिंग द संगम पीरियड, यानी आपको व्यापार होता था, डिमांड में होता था ये सारे जो भी वर्क्स हैं उसका। हाई एक्सपर्टीज वाज अटेंडेड इन स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ कॉटन एंड सिल्क क्लोथ्स, है ना। इस पार्ट में कॉटन के क्लॉथ, वीविंग का, स्पिनिंग का, यानी कपड़े बनाने का कार्य बहुत तेजी से होता था। पोर्ट सिटी ऑफ पुहार आपको दिखाया हुआ, वहां से फॉरेन ट्रेड, बड़े बड़े शिप्स पोर्ट पर आते जाते थे। सिग्निफिकेंट पोर्ट तोंडी, मुसरी, कोरकाई, आरकामेडू, मारकनम, आहिकामेडू का भी आपके मैप में बनाया हुआ है। गोल्ड और सिल्वर का भी क्वाइंस प्राप्त करते थे, किनसे, रोमन एम्परर से तो कुछ ज्यादा ही प्राप्त करते थे, जैसे अगस्टस है, टाइबेरियस है, नीरो है ना। और उनके सिक्के हमें तमिलनाडु के कई हिस्सों में मिले हैं, जो बताता है कि हमारे यहाँ फ्लोरिशिंग ट्रेड था। संगम एज में कॉटन, फैब्रिक्स, स्पाइसेस का तो गजब जबरदस्त। दक्षिण भारत में आप जानते हैं कि स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया केरला को बोला जाता है ना, तो काफी अच्छी स्थिति में था हमारे यहाँ। ट्रेडर वेयर, मेजर इंपोर्ट्स क्या क्या होते थे, हॉर्सेस, गोल्ड, स्वीट वाइन। एंड संगम एज का एंड कैसे हुआ, धीरे धीरे संगम एज का एंड होता चला गया। कलभराज ने तमिल कंट्री पर पोस्ट संगम पीरियड में इतना हमला करने शुरू कर दिए, धीरे धीरे खत्म ही होते चले गए चोल, चेर, पांड्य, और आज उनका वैसा कोई अस्तित्व नहीं है। चलिए कुछ आर्किटेक्चर है, देख ले। ऐरा वाटेश्वरा टेम्पल, चैरियट का मतलब रथ, आप देख सकते हैं रथनुमा बना हुआ है, ये टेम्पल है। चोला आर्किटेक्चर हम लोग देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है, इसको एंजॉय करिए। ब्रिक प्लेटफॉर्म है। एंट्रेंस ऑफ मुरुगन टेम्पल, सालुवान कुप्पम जगह है। मैरिज ऑफ शिव एंड पार्वती, मीनाक्षी टेम्पल का है। विटनेस बाय शिव, मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में है। इंजॉय करिए, देखिए कितना खूबसूरती के साथ बनाया है। ललाई पार टेम्पल पांड्यन आर्किटेक्चर है, पांड्यन आर्किटेक्चर है। नेक्स्ट आते हैं कुलुगमई जैन बेड्स, पांड्यन आर्किटेक्चर है। देख रहे हैं कितना खूबसूरती से रॉक्स बने हैं। ये देखिए वेटुवन कोइल इन कुलुगमाई मलाई, पांड्यन आर्किटेक्चर है। फिर ये सीलिंग का है, स्कल्पचर ऑन द सीलिंग, ये कुलगसालम मूर्ति टेम्पल, पांड्यन आर्किटेक्चर है। फिर आइए बृहदेश्वर टेम्पल, विमाना, देख रहे विमान के शेप में है बृहदेश्वर टेम्पल, ये है राजा गोपुरम, बृहदेश्वर टेम्पल का ही है। गंगाई चोटपुलम भी बोला जाता है। ये चोला टेम्पल, चोला आर्किटेक्चर का कुछ बेहतरीन उदाहरण। तो आज हम लोगों ने पढ़ा, संगम एज के बारे में पढ़ा और संगम एज के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का पूरा प्रयास किया। इमेजेस को देखा, यहाँ पे जितने भी फैक्ट हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में, उनको हम लोगों ने कवर करने का पूरा प्रयास किया है। वीडियो को पॉज करिए, देखिए, दोबारा देखिए और समझने का पूरा प्रयास करिए। इसमें आपका पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा, निश्चिंत रहिए।
और बार बार देखिए, खूब इंटरेस्टिंग है। सोशल साइंस तो वैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, इंजॉय करना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? इंजॉय करिए, इसको पढ़िए नहीं, इसको इंजॉय करिए। ये इस तरह की चीजें हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। जय हिंद एवरीवन।